एक ऐसा सफ़र जिसका आगाज़ तो आम सा था, मगर रास्ते में आने वाले मोड़ ने ज़िंदगी की तमाम हदें बदल दी। घर की चार दीवारी से शुरू होने वाला एक राज जब ट्रेन के बंद केबिन में पहुंचा तो इसने वफादारी और जज्बाती फैसलों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। आइए सुनते हैं आसिम की ज़िंदगी का वो सनसनीखेज किस्सा जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद या हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। मेरा नाम आसिम है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे अम्मा अब्बू बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं और अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अब्बू और भाई ने कई दफ़ा कहा कि दुकान पर आ जाया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अब्बू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई को शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। सुबह सुबह लेट सोकर उठता था। मैं रूम से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती, अम्मा किचन में होती। अम्मा कभी कभी मुझे नाश्ता देती, मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि यह सब हुआ कैसे। दोस्तों, मैं बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मूड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो इसको प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और भाभी बाहर सेन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थीं। भाभी मुझे देखते हुए बोली, आसिम अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, आसिम बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूं। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थीं और तार पर कपड़े डाल रही थीं। ये पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थीं और गीले कपड़े तार पर डाल रही थीं। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों की ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं इसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, आसिम तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मा कपड़े धो रही थीं। मुझे देखकर बोली, आसिम और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा ने कपड़े निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, आसिम। मैंने एकदम कहा, जी अम्मा। तो इसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुड़कर बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी इसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि इनको मेरे आने का पता ही ना चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही हैं। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें। मैंने कहा, सॉरी भाभी,
वो बाहिर जो आप देख रही थीं इसको देख रहा था मैं भी कि भाभी क्या देख रही हैं। भाभी बोली ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ़ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गईं। मैंने शुक्र अदा किया कि बात ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डालकर गई थी इनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी और मैं कपड़ों को उल्ट पुल्ट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे इसके कपड़े देखते हुए बोली आसिम ये क्या कर रहे हो। भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने इसे तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारागर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा बाहर हूँ। भाई ने कहा दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अब्बू की तबीयत खराब है, तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिए कि तेज़गाम में 2 सीटें कल की बुक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले ऐसा करो कि इसी स्लीपर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 बर्थ वाला केबिन एसी स्लीपर का बुक करवा कर भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई है। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो कल की तैयारी कर लें। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सन्नाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, अम्मा और भाभी नज़र नहीं आ रही थीं। मैंने छोटी बहन जिसका नाम किरण है इससे पूछा किरण अम्मा और भाभी कहाँ गई हैं। किरण बोली भाई अम्मा और भाभी बाजार गई हैं, आपने भाभी की बुकिंग करवा ली। मैंने कहा हाँ करवा ली। तो किरण बोली भाई खाना लगा दूँ। अम्मा कह कर गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूं। मैंने कहा हाँ दे दो। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया और मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से भाभी मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई आसिम। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला कब आई बाजार से। भाभी बोली देर हो गई, मैं तो ये पूछने आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई। मैंने कहा जी भाभी कल की हो गई है। भाभी बोली अच्छा ठीक है और जाते हुए बोली जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे। और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मूड खराब हो गया था, पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली भाई अम्मा बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन्च में गया तो अम्मा सोफे पर बैठी थीं। अम्मा मुझे देखते हुए बोली आसिम तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मा अभी कर लेता हूँ। अम्मा ने किरण को आवाज़ दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाल दे, आप सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो अम्मा बोली आसिम तुम भी इसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूँगी, आप पकड़ते रहना। अम्मा बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था। किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारती और मुझे पकड़ाती जाती। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मा के पास कपड़े रख दिए। अम्मा ने कहा निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैंने धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और मैं कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था। तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा आसिम तुम्हारे बैग में जगह है? तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शापर देकर चली गई।
मैंने वो शापिर बैग में रख दिया। रात को जब भाई और अब्बू घर आए, इस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। भाभी, अम्मा और बहन सब दुपट्टे में आ जाती। हम सब एक साथ खाना खाते। भाई ने भाभी से पूछा कि कल की तैयारी कर ली है। भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब आओगे। मैंने कहा एक दो दिन रुक कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है और अब पता नहीं ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फ़ोन पर प्यार की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई आदमी या लड़का था। मैं परेशान ये सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए किसी और से बातें कर रही है। मैं इनकी बातें सुन रहा था कि अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी कि मेरा काम हो गया है और अब वो नीचे जा रही हैं। ये सुनते ही मैं नीचे की तरफ आ गया और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, भाभी पानी पीने आया था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप इस टाइम ऊपर करने गई थी। भाभी बोली, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं, इसलिए वापस आ गई। सुबह तक सूख जाएंगी तो फिर उतार लूँगी। ये कहते हुए भाभी अपने रूम में चली गई। मैंने पानी पिया और अपने रूम में आ गया और अब जो कुछ हुआ था इसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फ़ोन पर किससे बात कर रही थी और भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती हैं और जब भी बाहर जाना हो तो अम्मा के साथ ही जाती हैं। भाभी का चक्कर पता नहीं कब से है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह अम्मा ने मुझे उठाया कि 11 बज गए हैं, उठो नाश्ता करो और आज तुमने जाना भी है। भाभी को लेकर ये सुनते ही मैं उठ गया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। रूम से बाहर निकला तो अम्मा किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी अपने रूम में थी। मैं लॉन्च में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन भी लॉन्च में टीवी देख रही थी। मैंने किरण को कहा कि पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से बाहर पानी लेने गई और पानी देकर मेरे सामने बैठकर बोली, भाई आपके तो मज़े हैं, आप तो आज साहिवाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा और बोला, तुम भी चलो। किरण बोली, भाई मैं कहाँ जा सकती हूँ, आपको तो पता है अब्बू और अम्मा मुझे नहीं जाने देंगे और अम्मा भी अकेली होंगी। मैंने किरण को कहा कि अब्बू से मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन अब तो बुकिंग हो गई है, कल मुझे कहती। किरण ने कहा, चलें कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम करें। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या काम है। किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा, भाई ये हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा। इतने में अम्मा नाश्ता लेकर आ गई। अम्मा नाश्ता टेबल पर रख कर सामने बैठ गई। मैंने किरण से कहा, अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता ख़त्म किया तो भाभी की आवाज़ आई, आसिम इधर आना। मैं भाभी के रूम में गया तो भाभी बोली, आसिम ज़रा ये बैग तो बंद कर दो, इसकी जिप बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा कि आप दोनों तरफ से बैग को दबाओ, मैं जिप बंद करता हूँ। भाभी ने झुककर बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर जिप बंद करने लगा। मैं जिप आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, आसिम जल्दी करो। मैंने कहा, भाभी और ज़ोर से दबाओ। भाभी ने झुक कर और जोर लगाया। भाभी मुझे देखते हुए बोली, ओए जल्दी करो बदमाश, मैं थक गई हूँ। मैंने इसको देखते हुए कहा, भाभी बहुत टाइट है आपकी। भाभी ने कहा, ओए क्या टाइट है। मैंने एकदम बात बदली और कहा, भाभी ये बैग की जिप बहुत टाइट है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली, तुम तो जवान हो तो जोर लगाओ। मैंने कहा, जी भाभी जोर लगा रहा हूँ।
और ये कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हो गई। भाभी बोली, बस अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो स्टेशन छोड़कर आएंगे। मैं भाभी के रूम से बाहर आया तो किरण बोली, भाई मेरा मोबाइल ठीक करवा दें। मैंने कहा, मेरी बहन अभी जाता हूँ। किरण ने कहा, भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दें। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेती। किरण बोली, भाई न्यू मोबाइल तो बहुत महंगा होगा और अबू नहीं लेकर देंगे। मैंने इसको मोबाइल वापस करते हुए कहा, ये रखो, और मैं अब्बू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए न्यू मोबाइल लेकर आता हूँ। मैंने बाइक निकाली और दुकान पर चला गया। अब्बू और भाई काम में बिजी थे। अब्बू ने मुझे देखा तो पूछा, खैरियत, कैसे आना हुआ। मैंने कहा, अब्बू वो किरण का मोबाइल ख़राब हो गया है तो पैसे दे दें, इसको न्यू मोबाइल ले देना है। अब्बू बोले, न्यू क्यों, कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले लो। मैंने कहा, अब्बू सेकंड हैंड का कुछ पता नहीं होता कितना टाइम चले और इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। न्यू की तो गारंटी भी होती है और आपको तो पता है भाभी चली जाएंगी तो मोबाइल सिर्फ किरण के पास होगा। अम्मा तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। भाई ने भी अब्बू से कहा कि आसिम ठीक कह रहा है। अब्बू ने मुझसे पूछा कि कितने का न्यू मोबाइल आएगा। मैंने अब्बू को 25,000 बताए। अब्बू ने पैसे दे दिए। भाई ने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, ट्रेन का टाइम 5:30 का है। मैंने कहा, जी भाई हम तैयार हो गए। मैं पैसे लेकर सीधा मोबाइल मार्केट गया और किरण के लिए वीवो Y15 खरीदा और घर आ गया। घर आया तो किरण मेरे हाथ में न्यू मोबाइल देखकर खुश हो गई और इसी खुशी में मुझसे लिपट गई और बोली, भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। अम्मा और भाभी भी आ गईं और मोबाइल देखने लगीं। अम्मा किरण से बोली, आप इसको ख़राब नहीं करना। मैंने मोबाइल में किरण की सिम डाली और इसको मोबाइल के फंक्शन सिखाए तो भाभी बोली, आसिम तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई आने वाले हैं। मैं अपने रूम में गया और मैंने कपड़े चेंज किया और रूम से बाहर आया तो अम्मा खाना लगा रही थीं। भाभी अब अबाया पहनकर अपने रूम से निकलते हुए बोली, आसिम जल्दी खाना खाओ, तुम्हारे भाई आ रहे हैं। मैंने खाना खाया और किरण पानी लेकर आई और पानी रख कर वो चली गई। मैंने खाना ख़त्म किया तो भाई आ गए। भाई बोले, चलो भाई टाइम हो गया है। भाई ने भाभी का सामान गाड़ी में रखा। मैंने अपना बैग लिया। सब मिलकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और भाई हम लोगों को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। 5:15 बजे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। हम लोग जल्दी जल्दी एसी स्लीपर की बोगी में चले गए। भाई ने हमारा 2 बर्थ वाला केबिन देखा तो बोले, ये ठीक किया तुमने कि 2 बर्थ वाला करवा लिया। भाभी कहने लगी, हाँ अब यहाँ और कोई नहीं होगा। मैंने कहा, जी भाभी यहाँ कोई नहीं आएगा। भाई नीचे उतरकर कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गए और इसी दौरान ट्रेन का टाइम हो गया। भाई ने हम दोनों से मिलकर जाते हुए बोले, आसिम भाभी का ख्याल से लेकर जाना और हर स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, जी भाई आप बेफिक्र हों, मैं भाभी को ख्याल रखूँगा। भाभी बोली, आप फिक्र न करें, मैं इसको कहीं उतरने नहीं दूंगी। ट्रेन चल पड़ी थी। भाई भी जल्दी से हमारी बोगी से उतर गए। मैंने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और सामान सीट के नीचे रख कर बैठ गया। भाभी सीट से उठकर खड़ी हो गई और अबाया उतारने लगी और अबाया उतार दिया। भाभी ने पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। भाभी इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, आसिम क्या हुआ, क्या देख रहे हो। मैंने कहा, भाभी कुछ नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। भाभी मेरे साथ बैठते हुए बोली, हाँ जी अब बोलो, ये रात को तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप फ़ोन पर किसके साथ बात कर रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और मैं यही बात करने तुम्हारे रूम में आई थी, लेकिन तुम किसी और काम में मसरूफ़ थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप बताएं कि किससे बात कर रही थी। भाभी ने मुझे देखा और कहा, आसिम बात यह है कि मेरी कज़न है जो साहिवाल में रहती है। मेरी तो शादी हो गई लेकिन इसकी अभी तक नहीं हुई। शादी से पहले हम दोनों आपस में प्यार की बातें किया करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद इसने मुझसे वादा किया था कि जब इसको तलब होगी तो मेरे साथ फ़ोन पर बात किया करेगी। और कल इसने मुझसे कहा कि इसके साथ फ़ोन पर बात करो। इसको मना भी किया लेकिन इसकी तलब ज़्यादा थी, इसलिए मैं ऊपर इसके फ़ोन पर बात कर रही थी।
तुमको भी इससे मिलवा दूंगी और मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला भाभी तो अगर भाई को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। वो तो आप पर शक करेंगे कि आप किसी लड़के से बात करती हैं, और रात तो मैं उठा था, अगर कोई और उठ जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। भाभी बोली कि मैं जब भी इससे बात करती हूँ तो दोपहर में करती हूँ, जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ। कल पहली दफ़ा रात में बात की थी। तुम ठीक कहते हो, कोई और आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। ट्रेन लांडी में थी। मैं बोला कि भाभी मैं तो ये देखने आया था कि आप क्या देख रही हैं। भाभी बोली ओए तू बाहर देखते देखते मेरे पीछे खामोश होकर क्यों खड़ा था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब भाभी भी मूड में आ रही हैं, तो मैंने भी थोड़ा खेलने का फैसला किया और बोला भाभी सीन ही ऐसा था कि देख कर मदहोश हो गया था। भाभी बोली फिर तो साहिवाल तक तुम मदहोश रहोगे। मैं बोला वो कैसे। भाभी मुस्कुराते हुए बोली कि जब से अबाया उतारा है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफ़ा दिखा है। मैंने कहा पहली दफ़ा, आप इतने करीब हैं और आपका ये ड्रेस तो कमाल का है। भाभी सीट से खड़ी होकर मेरे सामने खड़ी होते हुए बोली नॉर्मल ड्रेस है, इसमें ऐसी क्या बात है। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली ओए क्या हुआ, खामोश हो गए हो। तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। मैंने बोला भाभी कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा। भाभी कोल्ड ड्रिंक निकालते हुए बोली तो और क्या पीना है। जब ये ट्रेन ने पटड़ी चेंज की भाभी लड़खड़ा गई और मेरे ऊपर आ गई। मैंने भाभी को पकड़ा, ट्रेन फुल स्पीड में थी। भाभी उठते हुए बोली कि शुक्र है कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरी। मैंने बोला भाभी आप बैठे मैं निकालता हूँ। मैंने भाभी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक डिस्पोजेबल गिलास में इसे डाला और गिलास भाभी के हाथ में थमा दिया। लें ठंडा ड्रिंक पी लें, कुछ तो सीने में ठंड पड़ेगी ना। आसिम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, सच्ची तुम मेरे देवर से ज़्यादा मेरे दोस्त हो। भाभी ने मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखा। मैं भी दूसरे गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल ही रहा था। इस दिन गर्मी भी काफ़ी थी। फिर भाभी ने कहा आसिम तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी प्यारी कज़न से भी लाजमी मिलवाऊंगी और इसकी बात भी बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। भाभी मैं वादा करता हूँ आप मेरे प्यार में कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगी। मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आप ही के कहने में रहूँगा। हम यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहे और हमने कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल ख़त्म कर दी। रेलगाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मैंने केबिन की कुंडी खोल दी। स्टेशन करीब आ रहा था, लेकिन अभी हमारा सफ़र जारी था। स्टेशन पर ट्रेन ने 10 मिनट रुकना था। प्लेटफार्म पर बहुत हलचल और चहल पहल थी। कुलियों, मुसाफरों, मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ भारी सामान ढूंढने वाली ट्रालियों का है हंगम अजधाम और मुख्तलिफ आवाज़ों में तरह तरह के पकवानों की खुशबू रची बसी हुई थी। प्लेटफार्म की फ़िज़ा जैसे रंग बिरंग के लहजों और ऊंची नीची आवाज़ों के शोर ने इस जगह के माहौल में ज़िंदगी की गहमा गहमी और रौनक का भरपूर एहसास जिंदा कर रखा था। मैं भाभी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी तक हम दोनों के चेहरों पर कुछ देर पहले की छाई हुई खुमारी नुमायाँ थी और मैं भाभी के ख्यालों में मस्त था कि मुझे भाभी ने इंतहाई प्यार से कहा आसिम ज़रा बाहर निकल कर स्टेशन मास्टर से कहो कि हमारे कोपे का एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी से हमारा अशर नशर हो गया है। मैंने कहा जी भाभी मैं अभी जाकर शिकायत नोट करवाता हूँ और कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करता हूँ। आपको भी यकीनन भूख महसूस हो रही होगी। हाँ आसिम तुम सही अंदाज़ा लगाया है, प्लीज़ कुछ बंदोबस्त करो। भाभी ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से 1000 का नोट निकाल कर मुझे थमा दिया, जिसे लेकर मैं खुशी खुशी प्लेटफार्म के रश में पेट पूजा का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैंने स्टेशन मास्टर की कमरे में जाकर इसे फर्स्ट क्लास स्लीपर की टिकट दिखाई और अपनी शिकायत नोट करवाई। स्टेशन मास्टर बड़ा हेल्पफुल बंदा था। इसने बड़ी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी और फ़ौरन ही मुतलका अमले के आदमी को बुलाकर हमारे कोपे का एसी बहाल करने का हुक्म दिया। मैंने स्टेशनर साहब का शुक्रिया अदा किया और एक अच्छे से
ख्वांचा फरोज, जिसके पास बेहतरीन बर्गर और फिंगर चिप्स तैयार थे, वो पैक करवाए। 2 डिस्पोजेबल मग, 1 डिस्पोजेबल प्लेट और एक चॉपर में स्पेशल दूध पत्ती और अपने लिए 1 किलो खालिश दूध लिए। मैं ट्रेन की रवानगी से कुछ पहले अपने कोपे में भाभी के पास मौजूद था। भाभी सब चीज़ें देखकर बहुत खुश हुई। मैंने बकाया पैसे वापस करने चाहे तो भाभी ने मना कर दिया। ये मेरी तरफ से रख लो। ट्रेन चलने से पहले रेलवे का एक कारीगर ने आकर हमारे कोपे के एसी चालू कर दिया। ट्रेन चली तो भाभी ने बड़ी नफासत से मज़ेदार फिंगर चिप्स प्लेट में डालकर और दूध पत्ती का मग बर्थ पर सजा दिया था। दूध को भाभी ने शापर ही में रहने दिया और दूध वाला शापर बर्थ के साथ लटका दिया। हम दोनों देवर भाभी चिप्स एक दूसरे के मुंह में डालते और मग से खुश जायका दूध पत्ती का घूंट भरते हुए बेहद खुश थे। कुछ ही देर में हम चिप्स और बर्गर चिट कर गए थे। दूध पत्ती का आखिरी घूंट भरते हुए भाभी ख्वाबिदा से लहजे में बोली, आसिम, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत मरतबा ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन जो मज़ा मुझे आज के सफ़र में आ रहा है इससे पहले कभी नहीं आया। तुम बेहद अच्छे हम सफ़र हो। मैं तुम्हारी रफ़ाकत में सारी ज़िंदगी का सफ़र करूँगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा। मुझे भी भाभी की हम सफरी दिल से कबूल थी, क्योंकि इन जैसी खूबसूरत दिल फरेब खुदखार रखने वाली हसीना अगर साथ हो तो कांटों की राह गुजर पर भी गुलाब खिल जाते हैं। और हम दोनों प्यार की बातें करते रहे और एक ही बर्थ पर सो गए। सुबह खुली तो ट्रेन साहिवाल स्टेशन पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया ठीक किया और सामान एक जगह रख कर साहिवाल स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से मैं और भाभी एक टैक्सी करवाकर भाभी के घर पहुंचे। रास्ते में भाभी ने फ़ोन करके अपनी अम्मा को बखैर अपने साहिवाल पहुंचने की खबर कर दी थी। भाभी अपने वालिद की इकलौती औलाद थी। नई माँ से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए सब यही समझते थे कि भाभी ही अम्मा की सगी बेटी हैं। और भाभी की माँ को भी भाभी से बेहद प्यार था। भाभी लोग साहिवाल के एक मुज़ाफ़ाती कस्बे की हवेली में रहाइश पजीर थे। भाभी के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। इनके घर में दूध के 12 महीने एक भैंस और एक गाय किले पर बंधी रहा करती थी। जानवरों की देखभाल के लिए भाभी के वालिद ने एक बड़ी उम्र के शख्स को हवेली के बड़े सहन में एक पक्का मकान दे रखा था, जिसमें वो मुलाजिम अपनी बीवी और जवान लड़की के साथ रहा करता था। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, भाभी की माँ ने जल्दी से आकर भाभी को गले से लगा लिया और इन्हें खूब प्यार किया। मुझे भाभी के साथ देखकर वो बेहद खुश हुई और मुझे भी अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूमा। मैं इनकी बेबाकी देखकर हैरान रह गया और चोर नज़रों से भाभी की तरफ देखा। मुझे देखकर भाभी ने आंख दबा दी। शायद भाभी ने अपनी माँ के गले लगते हुए इनके कान में कोई बात कही थी, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं हो सका। आज शायद भाभी ने साहिवाल आते हुए रास्ते में किसी जगह, जब मैं स्टेशन मास्टर के पास शिकायत नोट करवाने गया था, इस वक्त कॉल करके अपनी माँ को सारी कहानी समझा दी थी। खैर, कुछ भी था, मैंने भाभी की माँ पर एक तनकीदी नज़र डाली। इस वक्त तो भाभी का हाथ थामे इन्हें इस कमरे में ले जा रही थी जहाँ भाभी के वालिद बीमार हालत में इनके आमद के मुंतज़िर थे। भाभी की माँ भी भाभी की तरह गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी जिसामत वाली एक खूबसूरत औरत थी। हम सब भाभी के वालिद के कमरे में मौजूद थे। भाभी और मैंने इनका हाल अहवाल पूछा और अपने घर वालों की तरफ से दुआएं और नेक तमन्नाएं पहुंचाईं, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए और सबको दुआएं देने लगे। भाभी के वालिद से सलाम दुआ के बाद भाभी की वालिदा हमें कमरे में ले आईं और सबसे पहले उन्होंने हम दोनों को कहा कि हम नहा धोकर सफ़र की थकन और रास्ते के गर्दो गबार से निजात हासिल कर लें, तब तक वो खाना लगवाती हैं। इंसान जब रिश्तों के तकद्दुस और भरोसे को पसे पुष्ट डालकर आर्जी जज्बाती फैसलों के पीछे भागता है, तो वह अनजाने में एक ऐसी दलदल की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि राज और बेबाकियां चाहे जितनी भी पुरकशिश लगें, ख़ानदानी वक़ार और रिश्तों की पाकीज़गी से बढ़कर कुछ नहीं होता। याद रखें, सच्ची खुशी हमेशा हदों के अंदर रहने और अपनों का एतमाद बरकरार रखने में ही पोशीदा है।